मेरा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में क्वालिफाई हुआ है, तो उसकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, नेक्स्ट मंथ से ट्रेनिंग स्टार्ट है। आई थिंक चेंज कुछ नहीं किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में बस ये था कि थोड़ा रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी थी, तो रिवीजन पे फोकस किया, प्रैक्टिस पे फोकस किया। और मॉक टेस्ट में अभी जैसे कि 2024 के प्रीलिम्स आने वाले हैं, सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि वो सेफ जोन में वो निकाल सकते हैं प्रीलिम्स? मेरी प्रिपरेशन मिक्स थी, मतलब मैं जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं और प्लस ऑनलाइन कुछ सोर्सेस हैं, तो उनसे कंबाइन करके अपने नोट्स बनाता था। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सर। ओके सर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम वैभव है और मैं मूलतः ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और मैंने अपनी एजुकेशन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल में करी है, बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस से, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में IIT दिल्ली से। अभी फ़िलहाल करेंटली आप कुछ सर्विस वगैरह कुछ कर रहे हैं? मेरा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में क्वालिफाई हुआ है, तो उसकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, नेक्स्ट मंथ से ट्रेनिंग स्टार्ट है। ओके, तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू ठीक था। किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए? मोस्टली इकोनॉमिक्स के अराउंड ही क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ग्वालियर के अराउंड थे और बाकी एजुकेशन सेक्टर के अराउंड कुछ क्वेश्चन थे। ओपिनियन बेस्ड था एंड मोस्टली डिस्कशन ओरिएंटेड था। ओके, UPSC में ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था, मीडियम क्या था और ऑप्शनल क्या? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू, और ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स और मीडियम इंग्लिश ही रहा है। ओके, फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू कैसा लगा और इंटरव्यू से पहले आप क्या सोच रहे थे, अभी आपकी क्या फीलिंग है? थोड़ा सा इस तरफ से। इंटरव्यू के पहले थोड़ा नर्वसनेस होती है, वो नेचुरल है, सर का फेस तो बट मैंने ये सोचा था कि जो भी अपना नेचुरल काम मेंटेन करना है, और उसके बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। इससे पहले मॉक वगैरह दिए थे आपने? मॉक इंटरव्यू? हाँ, मॉक दिए थे मैंने। तो उसका कोई फ़ायदा मिला उससे? मॉक का फ़ायदा मतलब आप एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को अच्छे से, आपको बेसिक चीज़ें पता चलती हैं कि क्या कमियाँ हैं, बट आई थिंक जो ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अलग हो जाता है। बट हाँ, बेसिक एटिकेट्स के लिए आप मॉक दे सकते हैं कुछ। तो पिछले अटेम्प्ट में आपको किस में रह गया था? प्रीलिम्स नहीं हुआ था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस बार आपने क्या चेंजेस किए अपनी स्ट्रेटेजी में, जो आप मतलब अभी मेंस भी क्लियर हुआ, आप इंटरव्यू दे रहे हो? आई थिंक चेंज कुछ नहीं किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में बस ये था कि थोड़ा रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी थी, तो रिवीजन पे फोकस किया, प्रैक्टिस पे फोकस किया, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए और बार बार जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, और उसी को रिवाइज़ किया और प्रैक्टिस करी मॉक वगैरह की। ओके, अब की बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपने कितने साल की PYQs एनालिसिस किया था? PYQ मैंने 2013 से, जब पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2013 से 2022 जो भी अवेलेबल थे वहाँ के मैंने एनालिसिस। सभी टॉपर्स ये बोलते कि PYQs एनालाइज करना चाहिए, है ना, बट वो एनालाइज करते कैसे, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आई थिंक एनालिसिस थोड़ा इन डेप्थ होना चाहिए, बिकॉज आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको वो आता है नहीं आता, तो उसके हर एक ऑप्शन देखिए। आप देखेंगे प्रीलिम्स का पेपर, तो क्वेश्चन भले ही 100 होते हैं, बट उससे 300-400 क्वेश्चन बन जाते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी होती है। तो अगर आप 2013 से लेकर के 2023 तक का पेपर देखते हैं जो इस बार के एस्पिरेंट हैं, और हर एक ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करते हैं और उसके अराउंड की और भी नॉलेज को थोड़ा गैदर करते हैं, तो आई थिंक वो हेल्प करेगा, और इससे आपको जो सो कॉल्ड ट्रिक होती हैं तो वो भी थोड़ा बहुत पता चलती है। हाउएवर उसका थोड़ा रेलिवेंस कम हो गया है, बट पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, एंड वो PYQ एनालिसिस से आपको पता चलेगा। ओके सर, थोड़ा सा अगर मैं डीप पूछना चाहूँ आपसे, CSET में इस बार आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि इस बार जो है CSET में काफ़ी टफ क्वेश्चंस आए थे, और जब आपने आंसर की के साथ वो मिलाया तो कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले, कितने गलत? मैंने अराउंड 57-58 अटेम्प्ट किए थे, और मेरा स्कोर 100 to 105 बन रहा था। ओके, CSET में कोई कोचिंग वगैरह आपने लिया था? नहीं, CSET मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं CSET के सिर्फ 2-3 मॉक टेस्ट और PYQs स्पेशली 2021 के बाद के लगा लेने चाहिए, बिकॉज तब से CSET का लेवल थोड़ा बड़ा है, तो बस मैं यही करके जाता था। 4-5 साल के PYQs एनालाइज किए थे आपने CSET के लिए? हाँ, वही। ओके, और मॉक टेस्ट में अभी जैसे कि 2024 के प्रीलिम्स आने वाले हैं, सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि वो सेफ जोन में वो निकाल सकते हैं प्रीलिम्स? आई थिंक वैसे सच मार्क्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी इंस्टीट्यूट मॉक्स। उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप अपनी गलतियाँ पकड़ सकें। अगर इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये है कि कोई भी स्टैटिक पोर्शन है तो स्टैटिक पोर्शन से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। बाकी करंट ओरिएंटेड या कुछ इन डेप्थ चीज़ें हैं तो उससे तो खैर वो किसी को ही नहीं आता है, बट स्टैटिक क्वालिटी की चीज़ें हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैपिंग, IR, तो ये चीज़ें मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड होने चाहिए। बाकी मार्क्स से ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल 90 to 100 की जोन में अगर बात करें तो
टारगेट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये होता है कि प्रिपरेशन जब शुरू करते हैं तब प्रीलिम्स मेंस दोनों को लेकर चलना होता है, बट जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आते जाते हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस करते हैं। आप बताएंगे इस बार जो आपने क्वालिफाई किया प्रीलिम्स, उससे कितने महीने पहले ओनली प्रीलिम्स रिलेटेड पढ़ते थे आप? मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज मेरा साथ में मास्टर चल रहा था। 15 मई को मेरा मास्टर्स खत्म हुआ था, 28 मई को मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। सो मेरी मतलब प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही रही है और थोड़ा बहुत गैप्स भी आए हैं, मतलब मास्टर्स की वजह से अगर वहाँ कुछ काम है तो नहीं पढ़ पाया कुछ टाइम, बट फिर भी आई थिंक मार्च के बाद से मैंने प्रीलिम्स पे फोकस कर लिया था, तो लगभग 2.5-3 महीने प्रीलिम्स को दिए थे पूरे। ओके सर, आपको क्या लगता है प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? आई थिंक दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, बट मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ज़्यादातर मॉक्स जो हैं वो नए पैटर्न पे बन रहे हैं, लाइक एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन हो गए या अपने पेयरिंग वाले क्वेश्चन हो गए, तो वो पैटर्न के लिए आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं। और बाकी रेलिवेंस ऑफ जो टॉपिक है उसके लिए PYQs का एनालाइज कर सकते हैं। ओके सर, बात करें अगर मॉक टेस्ट से रिलेटेड ही, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट देना चाहिए शुरुआत में या फिर फुल लेंथ? आई थिंक कुछ फ़ायदा होता है? आई थिंक कुछ सब्जेक्ट से सेक्शनल दे सकते हैं, लाइक मैं पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स के मोस्टली देता था बिकॉज ये तीनों टॉपिक्स अराउंड 50% ऑफ क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहाँ अच्छा है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और कितना टाइम है आपके पास, ये कौन सा अटैम्प्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक 7-8 अगर फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं और कुछ पार्ट टेस्ट दे सकते हैं, मतलब सेक्शनल टेस्ट कितने देने चाहिए लगभग? फिर भी आई थिंक 8-10 के अराउंड काफ़ी होते हैं। और PYQs पिछले लगभग 2013 से 2023 मतलब 11 साल के हो गए, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। अच्छा सर, तैयारी के दौरान आपने ज़्यादातर टेक्स्ट बुक पे प्रेफर किया या फिर ऑनलाइन मटेरियल्स? मेरी प्रिपरेशन मिक्स थी, मतलब मैं जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं और प्लस ऑनलाइन कुछ सोर्सेस हैं तो उनसे कंबाइन करके अपने नोट्स बनाता था, और मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट को एक ही बार पढ़ता था और उसके बाद फिर अपने मोस्टली जो नोट्स हैं उनको ही रिवाइज करता था। ओके, ऑनलाइन आजकल बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, तो आप बताएंगे ज़रा कैसे, मतलब कहाँ से आपने ऑनलाइन मटेरियल्स उठाया और क्या क्या चीज़ें यूज़ की? आई थिंक कोई भी कोचिंग की आप मैगज़ीन, बेसिकली ऑनलाइन मटेरियल करंट अफेयर्स के लिए यूज़ होता है। कोई भी कोचिंग की मैगज़ीन सारी ठीक होती है, मैंने विजन की करी थी, तो वो आप कर सकते हैं, मंथली मैगज़ीन या फिर ईयरली कंपाइलेशन, तो वो ठीक है। आजकल सर टेलीग्राम में भी बहुत मटेरियल्स मिल जाते हैं, कोचिंग के नोट्स वगैरह भी मिल जाता है, उसका क्या रोल रहता है आप बताएंगे ज़रा? मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पता बिकॉज मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट आई थिंक आपको कहीं ना कहीं तो लिमिट करना पड़ेगा अपने सोर्सेज को। यूट्यूब से गाइडेंस ली होगी आपने? हाँ, यूट्यूब वगैरह पे तो अच्छी बात ये है कि कैसे यूज़ की, कैसे मतलब टॉपिक सर्च करते थे आप? मतलब मैं टॉपिक कोई समझ में नहीं आ रहा, जैसे ओशन करंट है तो मेरे को लगता था कि उसमें मेरे को समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं ओशन करंट डाल दिया उस पर, उसके आगे UPSC डाल दिया, तो कोई भी कोचिंग का या कोई भी टीचर का वीडियो आ गया। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है जिसको आप फॉलो करते हैं? मतलब टॉपिक आपने सर्च कर दिया, जो चैनल सामने आते हैं जो आपको इफेक्टिव लगता था वीडियोस, वही आपने? हाँ, मैं वही करता था, ऐसा कोई चैनल नहीं है। तो हाँ, यही है। ओके, अभी जो एस्पिरेंट्स 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, अभी जी जान लगा रहा होंगे, मॉक टेस्ट दे रहा होंगे, तो इन समय को कैसे यूज़ करें, थोड़ा बताएंगे? आई थिंक मेरे हिसाब से स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, स्पेशली पॉलिटी, इकोनॉमी और आपके ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो इन पे फोकस होना चाहिए बिकॉज अगर इसके सवाल आप सही कर लेते हैं 80-90% सवाल भी, तो फिर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना बड़ी बात नहीं है। बाकी हाँ, जो पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके लिए थोड़ा जो भी कोचिंग के मॉक्स हैं उनको प्रैक्टिस करें, और मेरे हिसाब से तो रिवीजन ही की है सक्सेस का। तो ओके सर, लास्ट सवाल, कोचिंग का रोल कितना रहता है? क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, बहुत सारा आपने नहीं ली ना? मैंने GS के लिए नहीं ली थी, ऑप्शनल के लिए मैंने करी थी। तो अभी जो है बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो घर से तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, वो कैसे मतलब ऑनलाइन मटेरियल्स का यूटिलाइज करें ताकि वो मतलब सेल्फ स्टडी करके ही कर सकें? आई थिंक फ़िल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट की, तो आप फ़िल्टर आउट कर लीजिए कौन सा रेलिवेंट है कौन सा नहीं है, और फिर कोई भी एक सोर्सेज को पकड़िए और उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए। मेरे हिसाब से तो यही है कि डाइवर्सिफाई अपने थॉट प्रोसेस को करना चाहिए इस एग्ज़ाम में, रादर देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। सो कंसोलिडेटेड सोर्सेज को करिए और डाइवर्सिफाई अपने ओपिनियंस को, थॉट प्रोसेस को करिए, वो हेल्प करेगा। ओके सर, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।